हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है और एफ ब्लॉक के तत्वों को अति संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि एक तत्व है जो डी ब्लॉक में उपस्थित है और उस तत्व में एन कोश उपलब्ध हैं। तो टोटल एन कोश उपलब्ध हों तो अगर जो विभेदी इलेक्ट्रॉन है, विभेदी इलेक्ट्रॉन का अर्थ है वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे अंत में परमाणु में प्रवेश करता है। तो अगर विभेदी इलेक्ट्रॉन जो है वो n-1 डी उपकोश में प्रवेश करता है, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर तत्व में तत्व के परमाणु में n कोश उपलब्ध हैं और सबसे अंतिम कोश से एक पहले का जो कोश है यानी n-1, इस कोश के अगर डी उपकोश में विभेदी इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है इस उपकोश में, तो हम कहेंगे कि ये जो तत्व होंगे वो संक्रमण तत्व होंगे। और अति संक्रमण तत्व के लिए हम देख सकते हैं कि इसमें विभेदी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो n-2 एफ उपकोश में प्रवेश करता है। इसका अर्थ हुआ कि बाहर से अंदर की ओर जो दूसरा कोश है उस कोश के एफ उपकोश में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन या विभेदी इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तो उस तत्व को हम अति संक्रमण तत्व कहेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि आवर्त सारणी में इन तत्वों का स्थान क्या है। तो हम आवर्त सारणी में देखते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे डी ब्लॉक होता है और फिर डी ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक होता है। तो हम देख सकते हैं कि आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। और चूंकि हम देख रहे हैं कि डी ब्लॉक के जो तत्व होंगे वो एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के बीच के गुण रखेंगे, तो इसी कारण इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब हम देखते हैं अति संक्रमण तत्व यानी ए ब्लॉक के तत्व। तो इन तत्वों को जो है आवर्त सारणी से बाहर हम इन्हें दो श्रेणियों में रखते हैं और उन श्रेणियों के नाम हैं, पहला है लैंथेनाइट श्रेणी और दूसरा है एक्टिनाइट श्रेणी। अब हम डी ब्लॉक के तत्वों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में समूह 3 से यहाँ पे 3 से 12 तक के समूह में डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है और जो इनके समूह के नाम हैं वो हैं क्रमशः 3rd बी, फिर 4th बी, 5th बी। सभी बी समूह जो होंगे वो इस डी ब्लॉक में आते हैं। तो फिर 6th बी, फिर है 7th बी और उसके बाद 8th है। और ये 8th समूह जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है और ये इसके बाद है 1st बी और फिर 2nd बी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 3rd से शुरू हो रहा है और ये जो 1st और 2nd है लास्ट में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि टोटल इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 10 समूह उपस्थित हैं। अब हम संक्रमण तत्व की परिभाषा देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनके डी उपकोश जो हैं वो रिक्त हों, उनके डी उपकोश रिक्त होने चाहिए, या फिर अगर तत्व के डी उपकोश नहीं रिक्त हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे तत्व की अगर हम कोई ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं वो अवस्था देखेंगे जो ये प्राप्त कर सकता है। तो अगर ऐसी कोई ऑक्सीकरण अवस्था है और इस अवस्था में यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल हैं वो रिक्त हैं, मतलब या तो तत्व के डी उपकोश रिक्त हों या फिर तत्व की एक कोई हम ऑक्सीकरण अवस्था लेते हैं और उस ऑक्सीकरण अवस्था में तत्व के जो डी ऑर्बिटल हैं या डी उपकोश हैं वो रिक्त हैं, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो तत्व होगा वो तत्व संक्रमण तत्व होगा। तो हम परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनके डी उपकोश रिक्त हों या तत्व की किसी ऑक्सीकरण अवस्था में उनके डी उपकोश रिक्त हों तो हम उन तत्वों को संक्रमण तत्व कहेंगे। अब हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम यहाँ पे कॉपर लिए हैं जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो 29 है। तो यहाँ पे हम विन्यास लिख रहे हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। फिर हम यहाँ पे 4s2 लिखेंगे तो यहाँ पे 3d9 हो जाता है। तो हम जानते हैं कि इसको हम 10 कर देते हैं और यहाँ पे हम 1 कर देते हैं ताकि ये कोश जो है ये पूर्ण भर जाए, पूर्ण रूप से भर जाए और तत्व स्थायी हो जाए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस केस में हम देख रहे हैं कॉपर के पास कोई भी डी ऑर्बिटल रिक्त नहीं है या डी उपकोश यहाँ पे रिक्त नहीं है। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि रिक्त नहीं है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई ऐसी ऑक्सीकरण अवस्था है जिसमें डी उपकोश रिक्त मिल जाए तो ये संक्रमण तत्व हो सकता है। तो हम जानते हैं कि कॉपर 2 तरह की धनायन बनाता है,
फर्स्ट है Cu पे 1+ जिसको हम Q+ आयन कहते हैं, और सेकंड है Cu पे 2+ जिसको हम क्यूप्रिक आयन कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक धन आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये सारे विन्यास तो सेम लिखेंगे हम। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम यहाँ पे सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो बाहरी कोश जो है वो चौथा कोश है, तो इससे हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, 4s0, और यहाँ पे हो जाएगा 3d10। तो इस कंडीशन में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिक्त डी उपकोश या डी ऑर्बिटल नहीं है। अब अगला हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो हम सबसे बाहरी कोश से निकालेंगे, फिर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को इस डी से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3d9। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि ये जो डी उपकोश है अभी ये पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, अभी ये रिक्त है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमें एक ऐसी ऑक्सीकरण अवस्था मिल जा रही है जहाँ पे डी उपकोश जो हैं वो रिक्त होंगे। इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि जो कॉपर है वो एक संक्रमण तत्व होगा। अब इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने जिंक लिया है जिसका परमाणु क्रमांक 30 है। तो विन्यास हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी उपकोश में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है और ये डी उपकोश रिक्त नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि जो जिंक है वो जो धनायन प्राप्त करता है वो है Zn पे 2+। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था केवल हमें यही प्राप्त होती है। यहाँ से अगर हम विन्यास लिखेंगे अब तो हम देख रहे हैं ये सेम विन्यास हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन 2 निकालने हैं वो हम बाहरी कोश यानी 4s उपकोश से निकालेंगे। यहाँ पे 4s0 हो जाएगा और 3d10 होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस कंडीशन में भी डी के जो Zn है उसके पास कोई रिक्त डी उपकोश नहीं है, कोई भी ऑर्बिटल जो है डी का वो रिक्त नहीं है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ना तो जिंक के पास डी रिक्त ऑर्बिटल हैं और ना ही जिंक के धनायन के पास यहाँ पे डी रिक्त ऑर्बिटल हैं। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो तत्व होगा जिंक वो संक्रमण तत्व नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जिंक है वो डी ब्लॉक में होते हुए भी एक संक्रमण तत्व नहीं है। आगे हम संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे। तो संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रथम संक्रमण श्रेणी, दूसरा है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसके बाद है तृतीय, फिर चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो हम देख चुके थे कि इससे पहले संक्रमण तत्व जो थे वो 10 समूह में उपस्थित थे। तो ये जो देखे थे वो था कि थर्ड बी, फोर्थ बी, इस तरह से लेकर के हम यहाँ पे लास्ट में फिर यहाँ पे फर्स्ट बी और फिर सेकंड बी में प्राप्त हो रहा था। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 10 समूह थे। तो समूहों की संख्या जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी डी ब्लॉक में। अब हम आवर्त देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 आवर्त उपस्थित होते हैं। तो ये जो 4 आवर्त हैं उन्हीं आवर्तों के आधार पे, जैसे यहाँ पे 4 आवर्त हैं तो इन्हीं आवर्तों के आधार पे इस तत्वों को या इस डी ब्लॉक को हम 4 भागों में बांटे हुए हैं। ये जो फर्स्ट है इसको हम प्रथम संक्रमण श्रेणी कह रहे हैं, दूसरा वाला द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसके बाद तृतीय संक्रमण श्रेणी और फिर लास्ट वाला है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है इसको हम 3D श्रेणी भी कहते हैं और द्वितीय संक्रमण श्रेणी को हम 4D श्रेणी कहते हैं, और इसी प्रकार तृतीय संक्रमण श्रेणी को 5D और चतुर्थ को 6D श्रेणी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जो तत्व हैं उन तत्वों को इस प्रकार की श्रेणियों में क्यों विभाजित किया गया है। तो ये जो प्रथम श्रेणी के तत्व होते हैं, अब चूंकि ये संक्रमण तत्व हैं यानी डी ब्लॉक के तत्व हैं, तो इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होंगे वो डी उपकोश में ही प्रवेश पाएंगे। लेकिन अगर ये 3D उपकोश में जाते हैं यानी तीसरे कोश के डी उपकोश में आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो तत्व होंगे वो 3D श्रेणी के अंतर्गत रखे जाएंगे। और अब देख रहे हैं कि अगर वो जो यहाँ पे तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4D उपकोश में प्रवेश पा रहे हैं तो उनको हम 4D श्रेणी में रखेंगे। उसी प्रकार अगर वो 5D उपकोश में प्रवेश पा रहे हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में जा रहे हैं तो उसको 5D श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे, और अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D उपकोश में प्रवेश पा रहे हैं तो उसको हम 6D श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो 3D श्रेणी होती है ये श्रेणी आवर्त के हिसाब से हम देखें
तो हम देखते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, अब आवर्त में हम देखें तो फर्स्ट आवर्त में डी ब्लॉक के तत्व नहीं होते हैं, सेकंड आवर्त में भी डी ब्लॉक के तत्व नहीं होते हैं, और इसके बाद थर्ड आवर्त में भी यहाँ पे डी ब्लॉक के कोई तत्व नहीं होते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो फोर्थ आवर्त से स्टार्ट होते हैं। तो फोर्थ आवर्त में प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व होंगे। फिर इसके बाद फिफ्थ ब्लॉक में सेकंड संक्रमण श्रेणी के तत्व होंगे। तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं ये छठे आवर्त में उपस्थित होते हैं, और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं ये 7वें आवर्त में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो 3D श्रेणी है ये चतुर्थ आवर्त में होगी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी 5वें आवर्त में होगी, तृतीय संक्रमण श्रेणी छठे आवर्त में, और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी 7वें आवर्त में उपस्थित होगी।